प्रोग्राम स्वस्थ जीवन में मैं अवरिंदर कौर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दूरदर्शन चंडीगढ़ की तरफ से आज की ये खास चर्चा है पोषण माह की ओर। पोषण पर चर्चा। पोषण हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे खाने में क्या क्या होना लाजमी है, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान, तीन बेसिक चीज़ें, तीन बेसिक नेसेसिटीज़। लेकिन आज के ज़माने में देखा जाए तो रोटी जो है वो एक ऐसा इग्नोरेंट फैक्टर हो गया है कि हमारी जो सेहत है दिन भर दिन कमज़ोर होती जा रही है। इसीलिए आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक त्रिवेदी, सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़, डॉक्टर भवनीत भारती, डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और मिस सरिता गोडवानी, स्टेट कंसल्टेंट पोषण अभियान चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं पोषण माह के बारे में। तो हमें पोषण माह मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी सर? देखिए, पोषण जो है एक सर्वव्यापी सब्जेक्ट है। पोषण ज़्यादातर कुपोषण और पोषण से संबंध रखता है, और पोषण और कुपोषण ज़्यादातर जो है हमें सामाजिक तौर पे हम देखते हैं कि कैसे कुपोषण जो है हमारी समाज की व्यवस्था और समाज की अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब करता है। जी। ज़्यादातर कुपोषण जो है गरीब वर्ग से जोड़ा गया है, और उसमें भी अगर हम जाएंगे सबसेट्स में तो गरीब वर्ग में भी महिलाएं और बच्चों को जोड़ा गया है। जी। आप देखेंगे चाहे कोई भी स्टेट रहा हो जहाँ से माइग्रेंट्स लेबर्स आपकी निकलती है, उनके बच्चे आपके खेल रहे हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम पोषण अभियान हुआ। उसके अंतर्गत जो है पोषण माह, पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, और इस सब की शुरुआत जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया। आज 5 वर्ष हो गए हैं। आज पूरा देश एक मुहिम बना के इसके ऊपर काम कर रहा है। जी। सर ने बात करी कुपोषण के बारे में। अगर लेमन लैंग्वेज में जानना चाहिए तो कुपोषण एक्चुअल में क्या है डॉक्टर साहब? देखो, कुपोषण सर ने दो तरह बात किया। इन्होंने कहा कि गरीबों में वैसा है। कुपोषण को हम कहते हैं मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन अंडर भी हो सकती है, ओवर भी हो सकती है। जी। तो दोनों किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ना वो अंडर होना चाहिए, ना ये ओवर होना चाहिए। जी। तो इसलिए ये मनाने की ज़रूरत भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में मैल न्यूट्रिशन का स्तर बहुत ज़्यादा है। जी। सो अगर देखा जाए तो हमारे जो फिगर्स आते हैं वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की तरफ से आते हैं। जी। और रिसेंटली जो 2019-20 का था, जी, तो उसमें भी हालांकि देयर हैज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी मैल न्यूट्रिशन अभी काफ़ी सिवियर है। जी। तो अगर हम सोचें कि अंडरवेट देखें, स्टंटिंग देखें, सो उन सब में, या वेस्टिंग देखें, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन के लिए। जी। अंडरवेट मतलब उस उम्र के हिसाब से वेट कम होना। जी। स्टंटिंग मतलब उस एज के हिसाब से उसका लंबाई या हाइट कम होनी, और वेस्टिंग है कि जिस वेट के लिए, जिस उसका हाइट है उसके लिए उसका वेट कम होना। जी। तो ये डिफरेंट वेज से हम मैल न्यूट्रिशन को नापते हैं। जी। और इसमें देखा गया है कि जैसे स्टंटिंग है, तो अगर भारतवर्ष में 38% पिछले 4 में था, तो अभी 35 हुआ है। जी। तो उसी तरह से अगर वेस्टिंग के थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन ज़्यादा नहीं। जी। तो हमारे चंडीगढ़ में अगर बात करें तो उसमें 4 और 5 में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। जी। तो अगर स्टंटिंग के तो 28 से 25 पे आ गया है। जी जी जी। तो उसी तरह से हमारी अगर अनीमिया के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, वो पिछली बारी जब हमने किया था तो बहुत ज़्यादा थी, नियरली 70% था। उसमें चंडीगढ़ ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है। जी। तो अब 50 to 60% में आ रहा है। जी। तो ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं। जी। सो वो अमीर फैमिलीज में भी होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कोई अमीरी और गरीबी से लेना देना नहीं है। सो उसमें भी होगा। जी। मैम, सप्लीमेंट्री फूड के बारे में हम जब बात करते हैं तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए 6 साल तक के बच्चों के लिए? जैसे कि हमारे यहाँ पर चंडीगढ़ में 450 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, तो हमारे समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट के अंतर्गत हम लोग सभी को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन
फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, तो वो एडिशनल फूड है जो आंगनवाड़ी पे हम डेली हॉट कुक मील प्रोवाइड करते हैं जी। वो होता है कि सुबह भी बच्चों को डाइट दी जाती है एज पर द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितनी मात्रा कैलोरी और प्रोटीन की देनी है वो दे रहे हैं, लेकिन वो एडिशनल डाइट है। उससे ये होता है कि बच्चा घर जाके भी अपना खाना खाए, कि हम लोग सोचे कि जी आंगनवाड़ी पे बच्चा खाना खा के आ गया, दैट्स इट, उसका पेट भर गया। तो वो चीज़ अगर हम सोच के चलेंगे तो माल न्यूट्रिशन खत्म करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये है कि जैसे काउंसलिंग करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स भी अपने घर के दौरे करके आती हैं, तो वो जाके जानकारी देती हैं कि आपने अपना खाने का पूरा ध्यान रखना है, बच्चे को समय समय पे खाना खिलाना है। और जो अभी हम पीछे प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें एक हमारा अमृत कैंपेन है, उसमें हमने जो सीवियरली एक्यूट मालनरिश, जो कुपोषित हैं बच्चे, उनको आइडेंटिफाई करके उनके लिए एक प्रोग्राम बनाया जिसमें स्पेशली आंगनवाड़ी वर्कर्स पूरी उनकी डाइट फॉलो करती हैं कि उन्होंने क्या खाया, कौन से टाइम पे वो खाना खा रहे हैं, और मदर की पूरी काउंसलिंग करती हैं कि उसको कौन से टाइम पे खाना है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि माँ की काउंसलिंग के साथ साथ ये पोषण अभियान में ये जो सोच थी, ये प्रधानमंत्री जी की थी कि माँ के साथ हम परिवार के और सदस्यों को भी जोड़ें, जैसे मदर इन लॉ, हस्बैंड, उनके घर के और पेरेंट्स। तो ये जो जागरूकता, ये पोषण माह जो मनाया जा रहा है, इसमें सभी को जोड़ना है। जन आंदोलन को जन भागीदारी में बदलने वाली बात को हमने साकार करना है कि सभी बात इसके साथ जुड़े। सर, भारत एक विशाल देश है, हर एक प्रांत का जो खाना है वो अलग अलग है। ऐसे में हम पूरे देश को, हर गांव में, हर शहर में कैसे लोगों को अवेयर कर सकें कि इस पोषण माह में खास तौर पर कि अपनी जो डाइट है आपको इसकी तरफ कैसे अपना ध्यान केंद्रित करना है। देखिए, जैसे आपने बोला देश विविधताओं का देश है, तो इसमें सबसे पहले जो एक ज़रूरत होती है कि हमें स्थानीय स्तर पे, जैसे कि अगर हम आजकल जो हो क्या रहा है, मार्केट का दौर है, कमर्शलाइजेशन है, तो हमें हर चीज़ केरला की, चंडीगढ़ में यूज़ कर रहे हैं, राजस्थान की कहीं कर रहे हैं। बट पोषण अभियान में मुझे लगता है, जो मेरा व्यू है, कि स्थानीय चीज़ों को प्राथमिकता दें। जैसे गुजरात की अगर बात करेंगे, कुछ जो ड्राई एरियाज़ हैं, राजस्थान का बेल्ट है, महाराष्ट्र का, यूपी का बेल्ट है, तो वहाँ ज्वार, बाजरा, इनकी किस्में जो हैं अधिकतर मात्रा में। तो अगर हम स्थानीय फसल, स्थानीय जो सीरियल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के फॉर्म में, उनको लेंगे तो शायद वो बॉडी के लिए और अच्छा रहेगा, और स्थानीय स्तर पे इन चीज़ों का प्रोत्साहन होगा। नहीं तो क्या होगा कि हम भटक से रहें कहीं ना कहीं, जहाँ एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन और कमर्शलाइजेशन के दौर में हम उन चीज़ों का सेवन उन महीनों में भी कर रहे हैं जो शायद ज़रूरी नहीं है। तो हमें स्थानीय स्तर पे इस अभियान को स्थानीय चीज़ों के साथ भी जोड़ना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे मैम, आपके पास अगर केसेस की बात करें, प्रैक्टिकलिटी की बात करें, तो कैसे लोग आते हैं कुपोषण को लेकर स्पेशली? देखो, अगर बात कर रहे हैं, बात ठीक है, लोकल फूड्स को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना सही है। जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो बैलेंस्ड मील देना। अब बैलेंस्ड में क्या है कि हमारे जो पौष्टिक तत्व हैं उनको देखना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो वो हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो अगर हमने एक हेल्दी प्लेट बनानी है बच्चे की या बड़े की भी तो उसमें उसके खाने में सारे तत्व होने चाहिए। तो जो इनको कह रहे हैं मिलेट्स की, इनफैक्ट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अगले साल मनाया जा रहा है और मिलेट्स को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है क्योंकि वो लोकली अवेलेबल फूड्स हैं। मैं आई एम सो सॉरी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन मिलेट्स के बारे में हम जानते हैं, आप जानते हैं, बहुत से लोग जो हैं हमें गांव में देख रहे हैं। मैं चाहूंगी कि इसे थोड़ा थोड़ा आप हिंदी में हर एक मिलेट का नाम लेकर। तो मिलेट में देखो कि भारत में कई सारे मिलेट्स यूज होते हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी मिलेट्स की शायद भारत में होती है। जी बिल्कुल। तो उसमें आजकल बहुत ज़्यादा लोग मल्टीग्रेन आटा यूज़ करते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करते हैं। तो वो इसीलिए कि इनके भी तत्व बीच में आ जाएं, क्योंकि ये काफ़ी रिच माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। सो उसमें ज्वार, बाजरा, रागी, साउथ इंडियन में रागी बहुत अच्छा सोर्स है और वो कैल्शियम का सोर्स एक बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट दूध से भी ज़्यादा माइक्रो जो मिलते हैं वो उससे मिलते हैं। और वो जो है हम कहते हैं अगर साउथ में वो यूज़ करते हैं, जब हम जिनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स, कि जब बच्चा छोटा होता है तो हमें रिच देना है, कैल्शियम रिच देना है, तो हम उस समय उसको रागी के बना के फूड देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, लोकली जो विविधता है, चीज़ें हैं, फूड डाइवर्सिटी है। इनफैक्ट हम बच्चों का ये भी देखते हैं, जब छोटे बच्चों को खाना देते हैं तो उसका डाइटरी डाइवर्सिटी स्कोर क्या है। हम पूछते हैं पिछले 24 घंटे में उसने डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं, उसमें फूड ग्रुप्स में ग्रेन्स हैं, लेग्यूम्स हैं,
डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग है, नॉन वेज है, वेजिटेबल्स हैं, विटामिन जो है रेड वाली वेजिटेबल्स हैं। तो ये सारी अगर देखते हैं, उनमें से पिछले 24 घंटे में बच्चे ने 5 ग्रुप में से खाया होना चाहिए जी। सो कई बारी हम कमर्शियल फूड्स दे देते हैं, चीज़ें दे देते हैं जी, उससे बच्चे को पूरे तत्व, पौष्टिक तत्व नहीं मिलते। जी मैम ने बात करी है इनडायरेक्टली प्रोसेस्ड फूड की। जब आप पेरेंट्स से मिलते हो, बच्चे आपके पास आते हैं, आपकी तरफ से खाना उनको दिया जाता है पौष्टिक आहार, आपको प्रैक्टिकली सोसाइटी में क्या चैलेंजेस जो हैं वो ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं? मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगी कि हमारे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर हम बाजरा और ज्वार सीजन के अकॉर्डिंग हम देते हैं। उसमें जब हम रोस्टेड बाजरा या ज्वार देने की बात करते हैं, और जो अभी तक हमारे पास फीडबैक आते हैं, तो प्रेग्नेंट लेडीज कहती हैं हमें ये ज्वार नहीं चाहिए, ये बाजरा नहीं चाहिए, हमें आप कुछ और, या तो कुछ और डाइट दीजिए जैसे हेल्दी। क्या वजह क्या लगती है? वजह उनको लगती है कि ये टेस्टी नहीं है, तो दे वांट टू मेक इट टेस्टी। फिर हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स उनकी काउंसलिंग करती हैं कि आप इसको, इसमें सब्जियां मिला के खाओ, इसमें अच्छे से तड़का, जैसे खिचड़ी नमकीन खिचड़ी बना के खाओ, या इसका मीठा बना के खाओ, तो वो आपको स्वाद लगेगा। तो वो काउंसलिंग से सुधार आ रहा है। बिहेवियर चेंज इज अ लॉन्ग प्रोसेस और उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे अभी पोषण का भी थीम है, पोषण माह का, कि ट्रेडिशनल फूड को अपनाना है, या जो हम पीछे से जोड़ते आ रहे हैं, जब दादी नानी बात करती हैं अपने खाने की, तो वो याद आता है कि बाजरे की रोटी हम कितनी खाया करते थे, या हम रागी कितना यूज करते थे, वो एक नॉर्मल चीज हुआ करती थी। लेकिन जब हम मिलेट्स, वही एक वर्ड आता है मिलेट्स, तो लगता है कुछ पता नहीं क्या फैंसी जैसा हमारे बीच में आ गया है, और जब वही ज्वार बाजरा के रूप में आ जाता है तो लोगों को लगता है कि ये टेस्टी नहीं है। तो इसके लिए अभी वक्त चेंज होने का, जैसे मैम कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर मिलेट्स ईयर है, तो ये टाइम है कि हम सब अपने आप में वो चेंजेस लाएं और पहचाने कि ये मिलेट्स हमारे अपने हैं, हमारी देश से ही, ये हमारी संस्कृति है जो पीछे हमारे बुजुर्ग यूज करते आए हैं, और हमने उसको छोड़ के गेहूं और मैदा की ओर रुक कर लिया है, तो जंक फूड की ओर चले गए हैं। तो वो चेंज करना, बिहेवियर चेंज करना बहुत जरूरी है। बेसिकली देखो, लोगों को ये समझाना, कोई भी खाना कैसे पौष्टिक रहता है जी, जितना वो मूल रूप में है, जितना ओरिजिनल फॉर्म में है, उसके तत्व रहेंगे। जैसे जैसे आप उसको प्रोसेस कर दोगे, जितने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, अगर हम कहें केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, स्वीट एंड बेवरेजेस हैं, ये सारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं जी, वो अपना पौष्टिक तत्व नहीं रखेंगे जी। सो अगर ये बात सबको समझ आ जाए, और ये समझ आए कि उसकी यूटिलिटी सालों साल में किसकी रहेगी जी, तो लेकिन वो हम तो ऐसा है ना कि हम अपनी रसोई से बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि जो पसीना रसोई में बहा रहे हैं वो हम कहीं जिम में बहा दें। एक्चुअल में रियलिटी ये है, हम बच्चों को कन्विंस तो तब करेंगे ना अगर पेरेंट्स कन्विंस्ड होंगे। तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया जाए कि आप घर पे खाना पकाइए और बच्चों को भी खिलाइए? देखो, बेसिकली ये बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे, चिल्ड्रन आर द ग्रेटेस्ट इमिटेटर्स जी, वो रोल मॉडल्स देख रहे हैं जी। जब रोल मॉडल्स ऐसे होंगे, वो क्या करेंगे जी, ठीक है। बाकी डेफिनेटली बच्चों को थ्रेट्स हैं एनवायरनमेंट से, वो एनवायरनमेंट में देख रहे हैं। जैसे इन्होंने बात किया कि आंगनवाड़ी है, अगर आंगनवाड़ी के पास में ही एक छोटी दुकान होती है, उसमें कुरकुरे भी हैं, चिप्स भी हैं, चीज़ें भी हैं, तो बच्चे पहले कहते हैं वो लेके फिर आंगनवाड़ी के अंदर जाते हैं। तो बेसिकली थ्रेट्स टू न्यूट्रिशन बहुत हैं जी। मतलब सोसाइटी में देखें कि अगर हम खाने वाले जॉइंट्स ज़्यादा बन गए, वो एडिक्टिव भी हैं जी। अगर कोल्ड ड्रिंक्स कहें तो एडिक्टिव है, इजीली अट्रैक्टिव है, वो अट्रैक्टिव भी हैं, एडिक्टिव पोटेंशियल भी है। सो वो चीज़ें के वो ध्यान रखना, और साथ में जैसे पेरेंट्स आजकल टीवी के साथ, कार्टून्स के साथ खाना खिलाना जी, सो ये भी बहुत कॉमन है। सो वो डीलिंक करना, बच्चे को देना, उसका एपेटाइट सेंटर को बताना कि उसको अब खाना पूरा हो गया जी, फिर उसके बाद उसको बंद करो। उसको सिग्नल्स ही नहीं मिलते जी। सो वी हैव टू गिव देम द राइट सिग्नल्स, राइट फूड, राइट सिग्नल्स, राइट एनवायरनमेंट जी, दैट विल हेल्प द चाइल्ड। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो करी है मैम, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे विलिंगली खाना ही नहीं चाहते। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? अगेन, जैसे आपने कहा कि गुड रोल मॉडल्स एंड हैविंग लिमिट सेटिंग जी। देयर इज, ऐसा तो नहीं मैं कह सकती हूँ कि हाँ जी ये कभी चिप्स नहीं खाएं या कभी समोसा नहीं खाएं, लेकिन देयर हैज टू बी लिमिट सेटिंग जी। वो जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कम होना चाहिए। रूटीन में नेचुरल, पौष्टिक,
बैलेंस्ड मील होना चाहिए जिसमें सारे तत्व मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बैलेंस में हो, कि उसमें रोटी भी हो, दाल भी हो, सब्जी भी हो, दही, लस्सी, वो साथ में होना चाहिए। और एक चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, चाय नहीं खाने के साथ, क्योंकि अगर चाय साथ में लेंगे तो वो आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है कम कर देंगे। तो कई बार ये बहुत कॉमनली माना जाता है कि खाने के साथ ही चाय हो जाती है। एक्चुअल में ब्रेकफास्ट की शुरुआत ही ऐसे होती है, पराठा और चाय। तो चाय साथ में नहीं होनी चाहिए, वो जरूरी है कि उसका टाइमिंग अलग होना चाहिए जी, अगेन मॉडरेशन होना चाहिए जी। सो बिकॉज वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर करेगा जी। और मुझे लगता है जैसे मैम ने बोला और सरिता जी ने बोला, मैडम ने डाइवर्सिफाइड फूड की बात की जी। मतलब आप देखते हैं 24 आवर्स में आप कितनी डाइवर्सिफाइड डाइट लिए जी। है ना। आपने जो है पोषण अभियान के साथ ही जो सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप देखिए जो इस बार का जो पोषण माह है उसका थीम क्या दिया हुआ है, उसमें चिल्ड्रन एजुकेशन की बात की है ना। तो अब बच्चे क्यों नहीं सुन रहे हैं? बच्चों तो एक ऐसी एज है जहाँ पे आप उनको परामर्श देंगे, उनको रोल मॉडल्स की वजह से मैंने बात की, तो मुझे लगता है वो लाइफ लॉन्ग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं जी। और उनकी इम्बाइब हो जाता है कि यस आई नो द बैलेंस डाइट। आप देखिए 6-7 क्लास अपनी क्लास में जाइए तो मुझे लगता है पहला क्वेश्चन ही 6-7 साइंस में व्हाट इज बैलेंस डाइट है ना, बचपन से पढ़ाया जा रहा है। जब हम पढ़ रहे हैं उसके बाद भी आज के बच्चे अगर वो आंगनबाड़ी में जाने से पहले चिप्स ले लेते हैं या हमारे बच्चे चिप्स कोल्ड ड्रिंक में हैं, तो हमें सबसे पहले परामर्श की व्यवस्था रखनी पड़ेगी बच्चों की, जिसमें कि बच्चों को खुद हमें पता हो कि हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या चाहिए हमें, जी। है ना। और उनको खुद डिसीजन लेना आना चाहिए कि जो मार्केट के जो फोर्सेस हैं, जिसको कि आप कह सकते हो उपभोक्तावादी जो दृष्टिकोण है, वो बच्चों को समझ में आएगा तो वो अपनी केयर करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे देश में पोषण, बट कुछ खास वजह से मैंने, मैडम ने भी वैसे डिफ्रेंशिएट किया, मैंने भी डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की कि गरीबी और अमीरी, पोषण कुपोषण दोनों जगह है जी, है ना। अच्छा, अगर अमीरों में बात करें तो अमीरों में कैसा कुपोषण है? देखिए अमीर, जैसे मैडम ने बात की कि अंडर एंड ओवर में ओबेसिटी है जी। दे आर यूजिंग दैट प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट इन एक्सेस जी। और जैसे एक वो बहुत अच्छी सूक्ति थी, शायद हमारे पेरेंट्स बचपन में बोलते थे, खाओ पियो चखो ना, जी। ठीक है, देखो भालो तको ना, चलो फिरो थको ना। जी। तो ये बहुत सिंपल सी लाइन्स हैं जो आपके पेरेंट्स कभी बताते थे, उनका पर्पस ही था कि आप खाएं लेकिन चखें नहीं। आज बच्चे चख रहे हैं, है ना। उनकी जो डाइट है, सपोज रोटी की बात की आपने, दलिया की बात की, खिचड़ी की बात की, ठीक है, उनको आज के संदर्भ बच्चों को भी हमें समझाना पड़ेगा, खिचड़ी वैसी नहीं दे मूंग की दाल की, बट ऐड समवेयर आप उसमें बेबी कॉर्न ऐड कर दीजिए, आप उसमें ब्रोकली ऐड कर दीजिए, यू नो, मेक सम फैसिनेशन टू देम एंड लेट देम चूज व्हाट एक्सोटिक वेजिटेबल्स दे वांट टू यूज। और यही गरीबी में जाएंगे तो मजबूर हैं लोग जी, मजबूर हैं। क्यों? जब उसके सोल्यूशन की बात करते हैं सर, तो हम एक बार उनको खाना दे सकते हैं आंगनबाड़ी में। पूरे दिन की डाइट को कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए पूरे दिन की डाइट बैलेंस, जैसे मैम तो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ की, आप देखिए बैलेंस डाइट में क्या चाहिए होता है उनको, चपाती चाहिए होती, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ पोटैटो इज़ द हाईएस्ट, मतलब हम कह सकते हैं पोटैटो में अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है, और पोटैटो प्लस आपके जो सीरियल्स हैं, है ना, प्लस आपकी जो लेंटिल्स हैं, दालें हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सारी दालें अनअफोर्डेबल हैं। अगर आप देखेंगे भी, मतलब मैं स्लम्स और रिहैबिलिटेशन कॉलोनीज में काफ़ी टाइम देखा है, इनकी फैमिलीज के बच्चे घर से निकलते हैं शाम को तो ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कटोरी में लेके आते हैं, दे डोंट परचेज द एंटायर बॉटल, क्योंकि इट कांट बी अफोर्डेबल फॉर देम। डेली कमाते हैं, डेली यूज करते हैं, तो इनकी भी काउंसलिंग है, चाहिए भी है, और उसके लिए नेशनल प्रोग्राम्स हैं आंगनवाड़ी के थ्रू जो है घर घर तक जा रहे हैं। इवन मैं तो आज तारीफ करूंगा, आज के मौके पे चंडीगढ़ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने पोषक लड्डू का लॉन्च किया चंडीगढ़ में, है ना। जो लड्डू शायद हमारी दादी और मम्मी बनाती थी, जो आपके आटा, बेसन, उसमें चने के पाउडर, जैगरी, है ना, ये सारी चीजें मिक्स करके वो लड्डू बना के घर घर उनका वितरण किया जा रहा है जी। ये कैसे आप करते हो प्रैक्टिकली? जब हम बात करते हैं हर घर में कैसे पहुंचाए जाते हैं ये लड्डू? जो ये लड्डू का लॉन्च अभी माननीय गृह मंत्री जी द्वारा किया गया 30 जुलाई को ही, तो ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये प्रत्येक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माता के लिए लड्डू दिया जा रहा है। तो इसका हमने शेड्यूल बनाया हुआ है, CIHM चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, वहाँ पे ये लड्डू प्रोड्यूस किया जाता है। और उसके बाद वो जिस दिन लड्डू वो बंटने जाते हैं, तो जो हमारी हॉट कुक मील की सर्विंग की गाड़ियाँ हैं, वही गाड़ियाँ लड्डू भी पहुँचाती हैं। और लड्डू को आगे तक पहुँचाने के लिए ट्रे का इंतजाम किया है। और आंगनवाड़ी पर हफ्ते में, जैसे हफ्ते में 3 बार हमने लड्डू बांटना है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 3 दिन हमने सिलेक्ट किए हुए हैं।
उन दिनों में गर्भवती महिलाएं मंडे और वेडनेसडे को तो महिलाएं आंगनवाड़ी सेंटर पे आती हैं और फ्राइडे वाले दिन घर घर जाके लड्डू खिलाया जाता है आंगनवाड़ी द्वारा। बाकी ये है कि यदि कोई महिला मिस हो गई, अगर कोई गर्भवती महिला आंगनवाड़ी पे नहीं आ पाई है मंडे और वेडनेसडे को, तो वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उसके घर जाके उस एरिया की उसको लड्डू खिला के आती है। तो ये प्रोग्राम जो है हमारी आंगनवाड़ी पे जो इनरोल्ड गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनके लिए शुरू किया गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ जिस आशा के साथ किया गया है कि इसमें हमने कोशिश की है कि उनको हेल्दी डाइट देने की, और जो उनका अनीमिया जैसे बात कर रहे थे कि मैम हमने इम्प्रूवमेंट लाया है या हमने जो माल न्यूट्रिशन को दूर करने का है, तो जब बच्चा गर्भावस्था से ही उसकी केयर शुरू होनी हो जाएगी तो वो बच्चा भी स्वस्थ होगा, माँ भी स्वस्थ होगी, तो हमारा देश भी स्वस्थ होगा। जी, अगर बात करें 2018 से लेकर अब तक क्या इम्प्रूवमेंट चंडीगढ़ में आपने देखी है? एक्चुअली 2018 में इस प्रोग्राम के लॉन्च होने पे काफ़ी ज़्यादा उस समय जब ये शुरू हुआ तो काफ़ी इंथुजियाज्म था, और मैंने देखा कि मैं तो उससे पहले कई सालों से इनके डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो जैसे ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ उसमें सबको एक तो इंक्रीमेंटल लर्निंग मॉड्यूल्स थे, उनमें रेगुलरली कई महीनों तक 21 मॉड्यूल हम पढ़ाते गए, और सारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, सुपरवाइजर्स थे, उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई। तो एक तो ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा महत्व था, ठीक है। दूसरा एडिशनल फंड्स आने से, सो एडिशनल हैंड्स होने से हमारे पास मैन पावर रिसोर्सेज बढ़े हुए। और उस समय जब हमारे था कि जब चंडीगढ़ का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में पहली बार हुआ था, उससे पहले उसके फिगर्स ही नहीं थे मैल न्यूट्रिशन के। तो इनफैक्ट जब स्टंटिंग 28% आया तो पहले सारे सोचे कि चंडीगढ़ में ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो सारा कुछ ठीक होना चाहिए, ये अच्छा है। बट लेकिन हमारे पास देखो माइग्रेंट पॉपुलेशंस हैं, चीजें हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करती थी। तो उससे पहले मैंने भी सर्वे किया हुआ था, उसमें भी आया हुआ था, तो मैंने कहा ये गलत नहीं है, ये ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही रोबस्ट सर्वे है। तो जब और ये भी सोचा तो सारे सोचने लगे कि स्टंटिंग जो है एकदम ठीक हो जाए। स्टंटिंग का मतलब कि क्रॉनिक मैल न्यूट्रिशन, कि उसका हाइट कम है। ये अगर हम सब कुछ करें, जितना मर्जी एफर्ट लगा लें, मतलब एक देखो जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, ये जो पोषण माह जो है या पोषण अभियान शुरू हुआ था, इसमें इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस बहुत है। तो देखो कि ये हमारे आपस में ही तीनों में ही देख लो कि हम तीनों डिफरेंट फील्ड से हैं और सारे एक एम के साथ। तो ये नेशनल लेवल पे भी और ये लोकल लेवल पे भी कहा गया कि इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस होनी चाहिए। तो सारों ने मिलके जब ऐसा हुआ, अगर बच्चे को खाना ठीक मिल रहा है, पानी सही नहीं है, इन्फेक्शंस होते हैं, डायरिया होता है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ये देखा गया कि अगर हम सारा कुछ ऑप्टिमाइज करें, सब कुछ ठीक करें, तो अगर तब भी हमारी 1 से 2% स्टंटिंग जो है धीरे धीरे कम होगी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जब मैंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th के देखे रिजल्ट्स, सो 28 से 25% आया। मुझे एक जरूर डर है कि 19-20 में ये हुआ, ड्यूरिंग कोविड के टाइम हमें काफी मुश्किलें आई। सो उसमें ऑल्दो चंडीगढ़ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने घर घर जाके राशन प्रोवाइड किया, चीजें किया, तो इसलिए अगले सर्वे तक हमें पता चलेगा, तो हमें बहुत सारा एफर्ट करना है। अभी भी काफी सारे जैसे चल रहे हैं, पोषक लड्डू कराया, चीजें कराया, तो जो थोड़ा बहुत हमारे को सेटबैक हुआ कोविड में, हमें उससे बाहर निकल के आना है। तो मुझे लग रहा है कि अनीमिया इम्प्रूवमेंट हुई है, स्टंटिंग इम्प्रूवमेंट है, बाकी भी फिगर्स ठीक हुए हैं, तो इनका एफर्ट जो है वो काफी ज्यादा लाभदायक हुआ। तो काफी ज्यादा लाभदायक। इसमें मैम मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी कि जैसे कोविड की हम बात करें, कोविड के टाइम पर अपने आप में ही ये थोड़ी सी एक तरह से ये हुआ, हमारे अंदर डर बैठ गया कि हमने क्या खाना है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहना चाहिए, तब हमें कोविड ना हो। तो वो चीजें देखने के लिए देखा गया कि लोगों के दिमाग में है अब थोड़ा सा सेंसिटिविटी होती है खाने से पहले कि क्या हम ठीक डाइट खा रहे हैं, क्या इससे हमारा इम्यून तो वीक नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ एक तो रहा कि सेटबैक तो है कि लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन लोगों में अपने आप में जागरूकता भी बहुत आई। तो इट विल हेल्प अस आउट कि कैसे अपनी रूटीन डाइट को ठीक करने के लिए जो हमें लोगों को कई बातें समझाना पड़ रही थी, लोग भी हमसे आके पूछ रहे हैं। हमारा पोषण हेल्पलाइन नंबर है 1800 00 2244, जिसपे हमें कॉल्स आती हैं
कि हमने क्या खाना है, क्या सही डाइट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम डाइटिशियन जो हमारे 16 हॉस्पिटल के हैं, हम उनको रेफ़र करते हैं। तो मतलब लोग खुद कॉल करके आगे से पूछ रहे हैं, तो ये अवेयरनेस वही समय के साथ बदलाव आता है, तो इट विल हेल्प अस आउट। जी, आप फ्यूचर में क्या देखते हैं कि आज से अगर और 5 साल बाद हम देखें कि जो माल न्यूट्रिशन है वो किस स्तर तक कम हो जाएगा, स्पेशली अगर चंडीगढ़ की बात करें? देखिए, चंडीगढ़ जैसे मैम ने स्टैटिस्टिक्स रेफर की, 28 से हम 25 पे आए हैं, एंड 28 से 25 पे आना भी सिग्निफिकेंट है जी, इन 5 सालों में। yes. और आगे जब आप फ्यूचरिस्टिक की बात करते हैं, और जैसे मैडम ने कोविड-19 भी रेफर किया, मैम ने, सरिता मैम ने, तो देखिए कोविड-19 ने आर्थिक व्यवस्था तो डिस्टर्ब की, क्योंकि लोगों की लाइवलीहुड है ना, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में जो 90% प्लस एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल होता है, जो असंगठित क्षेत्र में जुड़े हैं, उनकी लाइवलीहुड बहुत डिस्टर्ब हुई। और ये हम लोगों ने खुद भी देखा इन द ऑफिस। हम लोगों ने कई सारे अडॉप्ट किए हुए थे विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के थ्रू, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर जैसे डाबर है, मैरिको है, इन लोगों ने न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट डाबर च्यवनप्राश हमने 1.5 टन डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था चंडीगढ़ में, है ना। तो जब हम लोग गए तो हमने देखा कि लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, और धीरे धीरे उन्होंने अपने बच्चों को भी एडजस्ट किया उस पीरियड में। वो निकल आया फेज, अब हम पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में, और आप फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं। डेफिनेटली चंडीगढ़ में अवेयरनेस बढ़ी है, हेल्पलाइन नंबर्स आपको बता रहे हैं, रेफरल्स बता रहे हैं, और आने वाले टाइम में नो डाउट दिस विल बी द सिटी, अ मॉडल सिटी फॉर द एंटायर कंट्री, कि जहाँ पे अवेयर होने के साथ साथ एक्शन भी हुए हैं, उनके साथ प्रोग्राम्स की कवरेज भी बढ़ी है, और लोगों में भी एक व्यवहार में जो परिवर्तन बोलते हैं ना, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, उसके लिए जैसे मैडम बता रहे हैं, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे भी काम हो रहा है। और जो पोषण माह है, मैम ने बताया कन्वर्जेंस, इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस, जैसे हमारा नगर निगम है, तो हमारे यहाँ एक सेगमेंट है जिसको बोलते हैं सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसमें कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह जुड़े होते हैं। तो 3000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो जब कोई माह आता है, पखवाड़ा आता है, कोई भी अभियान आता है, तो ये सारी महिलाएं जो हैं जागरूकता अभियान के लिए चली होती हैं। और जितनी भी रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज हैं जो आपको इनफॉर्मल सेक्टर को एड्रेस करती हैं या जो हैं, उन सब में अभियान के साथ साथ डोर टू डोर कैंपेन है ना। और मैं 2-3 चीज़ें और बताऊं, जैसे शुरुआत में बात हुई कि इस प्रोग्राम में, इस अभियान में ना केवल महिलाएं और बच्चे, बट उनकी सास, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हस्बैंड्स, तो इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी प्लान किए हैं कि लेट द हस्बैंड्स और मेल कुक in this period and compete so that they also learn कि क्या ऐसी न्यूट्रिएंट्स हैं जो महिलाएं डेली हम लोग को खिलाती हैं, and let them also cook for a day at least। तो इससे क्या अवेयरनेस आएगी, है ना। नहीं तो जनरली मेल सोसाइटी, जो मेल ड्रिवन सोसाइटी कहते हैं हमारे भारत में, उसमें उनको किचन से मतलब ही नहीं होता जी। क्या फर्क पड़ता है कि क्या बन रहा है, बस मिल रहा है, ये काफी है। सो मतलब मुझे लगता है फर्क पड़ना चाहिए जी, है ना। पूरी फैमिली को डिस्कस करना चाहिए कि डाइनिंग टेबल पे आके हमने आज क्या खाना है जी। और खासतौर से जहाँ बच्चों की बात हुई, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, वहाँ तो मेरा एक मंत्र है जो मैं यूज़ करता हूँ, लोगों को भी बोलता हूँ कि डाइनिंग टेबल पे सभी लोग आके बैठे हैं जी। ये नहीं है कि बच्चों का टाइम अलग है, इफ ब्रेकफास्ट का टाइम जो भी है, वॉट एवर टाइम, लेट देम हैव द मील टुगेदर। जब वो फादर को देखते हैं कि आपने पौष्टिक आहार में दलिया लिया है, खिचड़ी ली है, पोहा लिया हुआ है, दही लिया हुआ है, तो वो आपको फॉलो करेंगे जी। मैम, आपसे एक सवाल है मेरा, अगर हम 3 टाइम के खाने की बात करें, हम बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो रात की सब्जी सुबह खा लेते हैं, कई बार वर्किंग वुमेन्स हैं तो रात को बना कर रख लेती हैं कि सुबह ये चल जाएगी, मुझे जल्दी निकल। तो तीनों टाइम के खाने में आप क्या डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हो? आपको लगता है कि तीनों टाइम में अगर हम सब्जी के साथ रोटी खाएंगे तो वो चलेगा? देखो, बेसिकली हमने जब करना है, ब्रेकफास्ट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट मील है। हम ये चाहते हैं कि ब्रेकफास्ट मिस नहीं होना जी। और ये भी देखा गया अगर ब्रेकफास्ट मिस हो तो बच्चों की परफॉर्मेंस पे फर्क होता है। सेकंड, आपके पास अब ब्रेकफास्ट में आपने देखा, आपने एक हेल्दी फूड प्लेट बनानी है जी। चाहे 3 टाइम खाना है या 2 टाइम खाना है या स्नैक्स खाने हैं, बेसिकली जो खाना है उसमें जो तत्व हैं वो होने चाहिए जी। अगर हम सारे कहते हैं कि रोटी ली है सुबह, वो हम देते हैं, ऑप्शंस देते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट में कुछ भी हो सकता है, आपकी राइस बेस्ड हो सकती है, आपकी व्हीट बेस्ड हो सकती है, आपकी मिलेट बेस्ड हो सकती है, आप कुछ भी ले सकते हैं जी। फिर साथ में प्रोटीन हो सकता है, प्रोटीन आप एग लेते हो, अंडा लेते हो तो वैसा ले सकते हो जी। आपने चने बेसन का पूड़ा बनाना है, वैसा हो सकता है। सो तभी जो डाइटिशियंस हैं वो हेल्प करती हैं प्लान करने के लिए जी। क्योंकि जैसे विविधताओं का देश है, हमें समझते हैं अगर इडली सांभर लेते हैं तो वो भी सही है जी। सो अगर गुजराती खाना खाते हैं तो वो भी सही है। सो हमें देखने कि कौन से तत्व हैं जो हमने किया
और डाइवर्सिफाई है। जी। लंच के टाइम में अगर जम्मू कश्मीर देखें तो वो कहेंगे कि हम चावल बेस्ड खाएंगे, बाकी पंजाब कहेंगे तो वो रोटी खाएंगे, अगर सर्दियों में कहेंगे तो मक्की की रोटी खाएंगे। तो जब डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जी। तो अगर मक्की की रोटी, साग, लस्सी अगर ली तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स भी हो गए, आपके पास विटामिन रिच साग भी हो गया, लस्सी ली तो प्रोटीन्स, कैल्शियम भी हो गए, तो आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जी। तो उसी तरह से आपको प्लानिंग में जी सब ध्यान कुछ रखना रखना चाहिए। एक ये खाने का विषय ऐसा विषय है, इस पे जितनी बातें कर लो उतनी ही कम लगती हैं, लेकिन वक्त की जो सीमा है हमें उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सो आज की ये चर्चा को हमें यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सबको आज की इस चर्चा से कुछ ना कुछ अपने खाने के लिए खास ज़रूर मिला होगा। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया आज की इस चर्चा में शामिल होने।